नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा आपके अपने परिवार गोविल पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और गांधी जी के कुछ प्रमुख आंदोलन, ये आपका अगला वीडियो है क्योंकि पहला वीडियो इसके पहले चढ़ चुका है। आप लोग जाके जो है यूट्यूब पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। तो उसमें जो पार्ट बचे थे आज उसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको आगे से। और आप लोगों की तैयारी तो बेहतर होती होगी। अब ऐसे ऐसे करके मान लो एक वीडियो और आएगा, इसके बाद में जो बचेगा उसको करेंगे। ये पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ख़त्म करेंगे हम आप मिलके। चलिए देखते हैं। आज चंपारण सत्याग्रह। अब आप लोगों को पता है, पिछली वीडियो में बताया था कि मतलब 1915 में गांधी जी भारत आ गए थे। 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आ गए। वो अब गांधी जी जो है भारत की राजनीति में अब कदम बढ़ा ही रहे थे कि 1916 का जो कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, उस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला जी मिले थे उनसे, पिछले वीडियो में बताया भी था। और उन्होंने कहा था कि आप बिहार आइए और 3 कठिया प्रणाली के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। गरीबों को, मतलब किसानों के ऊपर बहुत जो है, किसानों के ऊपर अंग्रेज जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं किसानों को, तो आप आइए और थोड़ा हमारे ऊपर भी ध्यान दीजिए। तो गांधी जी, क्या हुआ कि गांधी जी उनके कहने पे बिहार गए। और बिहार गए तो वहाँ पे वो जाके क्या किए, चंपारण सत्याग्रह, पेन का कलर दूसरा लेते हैं, वो गए और क्या किए, चंपारण सत्याग्रह किए। तो क्या है, पहली बार गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग साउथ अफ्रीका में हुआ था। गांधी जी अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किए थे, साउथ अफ्रीका में। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था, साउथ अफ्रीका में 1893 में। और ये है कि भारत में पहली बार गांधी जी का सत्याग्रह कहाँ हुआ, चंपारण में 1917 में जब वो 3 कठिया प्रणाली, कारण क्या था उसका देखिए, 3 कठिया प्रथा। 3 कठिया क्या होता है, यहाँ इसमें लिखा है 3/20, अर्थात हम आप समझे कि अगर 20 बीघा जमीन है, 20 बीघा जमीन है तो उसमें से 3 बीघे पर अंग्रेजों के कहने के अनुसार नील की खेती करनी होती थी। और बाकी जो 17 बीघा बचता था उस पर आप अपने मतलब नॉर्मली जो भी खेती करना चाहें आप कर सकते थे। लेकिन उनका नियम था कि 3 बीघा मतलब जो भी जितना भी हो उसका तीसरा भाग जो है नील की खेती करनी होती थी। और नील की खेती करने से किसानों को हानि क्या थी, ज़मीन बंजर हो जाती थी। एक बार जिस खेत में नील की खेती हो जाती थी उसमें फिर दोबारा कोई फसल उगाई नहीं जाती, ऐसी उसकी मिट्टी बन जाती थी। तो इस वजह से किसान बहुत परेशान हो जाते थे। तो वही है कि चंपारण सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था, 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना। और राजकुमार शुक्ल जी के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए ही थे इसको करने के लिए। आंदोलन सफल होने के बाद, जब चंपारण सत्याग्रह सफल हो गया तो रविंद्रनाथ टैगोर जी मिले और महात्मा गांधी जी को, जो हम आप महात्मा कहते हैं, उनको महात्मा की उपाधि मिली, महात्मा की उपाधि दिए। और किसने दिया, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि भारत में पहली बार गांधी जी का सत्याग्रह किस आंदोलन के थ्रू हुआ, तो वही चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह ही जो है उनका पहला सत्याग्रह था। फिर उसके बाद अगले साल 1918 में अहमदाबाद, जो कि गुजरात में पड़ता है, वो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, वहाँ पर गए गांधी जी। और देखिए इसमें लिखा है कि गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल। तो ये भी बहुत पूछा जाता है कि गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कहाँ पे की, तो अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में। इसका कारण क्या था इस आंदोलन का, तो मिल मजदूर द्वारा, तो उस समय एक बीमारी चल रही थी प्लेग, 1900 के दशक में एक बीमारी चल रही थी प्लेग। तो जब
प्लेग चल रही थी तो मजदूरों को काम नहीं मिल रहा था, हर तरफ जो है तबाही तबाही थी। तो कंपनी वालों को क्या चाहिए था, बोनस देना चाहिए था। तो वही बोनस नहीं दे रहे थे, तो उसके विरोध में जो है गांधी जी गए और उन्होंने आंदोलन किया, और आंदोलन बाकायदा सफल हुआ, और कंपनी वाले जो है इनकी बात मानने पर मजबूर हो गए। और मजबूर होने के बाद उन्होंने क्या किया, 35% बोनस जो है देने को तैयार हो गए। कितना, 35%। और गांधी जी का अब धीरे धीरे राजनीति में जो है बढ़ ही रहे थे। फिर उसी में 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह हुआ, जिसको हम अलग नाम से जानते हैं। एक और नाम है कर नहीं आंदोलन। इसी खेड़ा सत्याग्रह को ही कहा जाता है कर नहीं आंदोलन। इसका कारण क्या था, इस आंदोलन के करने का कारण क्या था? फसल नष्ट होने के बाद भी सरकार द्वारा किसानों से लगान की वसूली करना। जैसे पहले लगान चलती थी, तो जब फसल ही नष्ट हो गई तो उसकी मतलब जब फसल नष्ट हो जाए, कोई फसल हमने बोया, फसल ही नष्ट हो गई, तो हमारे पास कुछ आया ही नहीं, तो फिर भी कहते थे सरकार, जो अंग्रेज सरकार थी वो कहती थी कि हमें लगान दो। तो किसान कहाँ से भरेगा जब उसके पास फसल ही नहीं हुई? तो उसी के विरोध में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, जिसे हम कहते हैं कि कर नहीं आंदोलन, अर्थात हम जो है तुम्हें लगान नहीं देंगे, अब हम आंदोलन करेंगे। तो ये गांधी जी की जो है एक नीति थी। उसके बाद आंदोलन के बाद सरकार का फैसला तय हुआ कि केवल समर्थ किसान ही कर देंगे। अर्थात जब आंदोलन सफल हुआ तो उसमें निर्णय क्या आया कि जो किसान सफल हैं, अर्थात जो किसान समर्थ हैं कर देने के लिए, वही दें, बाकी किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा। नहीं तो उसके पहले वो लोग जबरदस्ती ले लेते थे। पर गांधी जी के प्रयासों से ये जो है आंदोलन सफल रहा। और यह पूछा जाएगा कि गांधी जी का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह, तो गांधी जी का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था? खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 में हुआ। हमने आपको 3 पॉइंट बताए कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ, तो वो हुआ दक्षिण अफ्रीका में। भारत में कौन सा हुआ, तो भारत में चंपारण सत्याग्रह 1917 में। और गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कहाँ की, तो 1918 में। कहाँ पे? अहमदाबाद मिल मजदूर। और गांधी जी का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था, तो वो खेड़ा सत्याग्रह था, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं। उसका नाम क्या है? कर नहीं आंदोलन। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है खिलाफत आंदोलन, जो कि 1919 में हुआ। इसका क्या कारण था, तो आप लोग जानते ही हैं कि जो है 1914 से लेकर 1918 तक जो है क्या था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार। और फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या हुआ, 18 में समाप्त हुआ। तो समाप्त का मतलब क्या है, या तो कोई जीतेगा या तो कोई हारेगा, नहीं तो दोनों के बीच में समझौता होगा। समाप्ति के यही 3 कारण हो सकते हैं। तो इसमें कारण क्या निकल के आया, इस आंदोलन के लिए कारण क्या निकल के आया? कारण ये निकल के आया कि ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध जीतने के बाद, ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्व युद्ध जीत गई, और फिर जीती किससे? तुर्की से। तुर्कियों को हरा दिया। तो तुर्कियों को जब हराया तो उसके साम्राज्य को दंडित, अर्थात जो उसका शासक था, जो भी था, उसको दंडित करने के लिए वो दंडित करना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार जो है तुर्की सरकार को दंडित करना चाहते थे, और जिस कारण से भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से नाराज हो गए। अब आप लोग कहेंगे कि अंग्रेजों से नाराज होने में इनका क्या फ़ायदा है, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार ये युद्ध जीती थी, वही ब्रिटिश सरकार क्या थी, भारत में राज कर रही थी उस समय। भारत में उसका शासन सत्ता था। तो मुसलमान इनसे नाराज थे। क्यों नाराज थे? क्योंकि तुर्की के जो खलीफा थे, तुर्की के जो सुल्तान थे, भारतीय मुसलमान, देखिए यहाँ पे, तुर्की के जो सुल्तान थे, भारतीय मुसलमान या विश्व के सभी मुसलमान उन्हें क्या, खलीफा मानते थे। खलीफा मानते थे। इसलिए भारतीय मुसलमान नहीं चाहते थे कि सुल्तान के अधिकार छीने जाए। और अंग्रेज क्या कर रहे थे? अंग्रेज कर रहे थे तुर्की के सुल्तान का सभी अधिकार छीन रहे थे, क्योंकि वो जीत गए थे युद्ध को। तो भाई उनको बात माननी थी, जो भी करा लेते। और इसी के बीच में क्या हुआ, इसी के बीच में एक संधि हो गई ब्रिटेन और तुर्की के बीच में, जिसे हम सेवक की संधि कहते हैं। ये देखिए, जो है युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में जो देश भाग लिए थे, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, इटली है, तुर्की है, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, ये सभी देश क्या थे, प्रथम विश्व युद्ध में जो है ये लोग भाग लिए थे।
फिर आगे क्या है कि भारतीय मुसलमान द्वारा तुर्की साम्राज्य एवं खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए भारतीय मुसलमानों ने क्या किया कि तुर्की के जो साम्राज्य थे एवं उनका जो पद था खलीफा का, उसको बनाए रखने के लिए इन्होंने एक कमेटी प्रारंभ कर दी, आंदोलन किया और उसके बाद फाइनली एक कमेटी बनाई जिसको क्या नाम दिया गया, खिलाफत कमेटी। और इस खिलाफत कमेटी, क्योंकि इसका गठन भारत में हुआ, क्योंकि भारतीय मुसलमानों ने किया, तो गांधी जी इसके अध्यक्ष बने। और इसके सदस्य कौन कौन बने, मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली और अबुल कलाम आज़ाद, इतने लोग जो हैं इसके सदस्य बने। और ये अध्यक्ष और सदस्य मिलकर क्या निर्णय लिए कि अगर ब्रिटिश सरकार हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करती है तो हम सरकार का साथ नहीं देंगे, सहयोग नहीं करेंगे। अर्थात जो बात हम कहेंगे वो ब्रिटिश सरकार यदि मानने से इनकार करती है तो हम उसकी किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को मानने से इनकार करेंगे और उसका हम कोई भी सहयोग नहीं करेंगे। तो क्या हुआ, इस आंदोलन की समाप्ति उस समय हुई जब तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा की सरकार बनी और खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया। तो एक यहाँ से हम आप देख सकते हैं कि एक और प्रश्न निकल के आता है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, पहली बात तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कैसे हुई, तुर्की के खलीफा पद की जो है, तुर्की में जो खलीफा पद था उसको समाप्त कर दिया गया। कौन सी सरकार ने किया, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है 1919 रौलट एक्ट। ये कब पारित हुआ, 18 मार्च 1919 को रौलट एक्ट पारित हुआ। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या था, एक्ट के तहत सरकार जिसे चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में कैद कर सकती थी। रौलट एक्ट क्या था, बिना वकील, देखिए लिखा है बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का ये कानून है। इस एक्ट को किस नाम से जाना जाता है, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून माना जाता है। मतलब किसी भी व्यक्ति को, जो उस समय के बहुत चर्चित व्यक्ति थे, उन लोगों को क्या था कि सरकार जब चाहे, जिसे चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में कैद कर सकती थी, उन नेताओं में से। तो गांधी जी इसके खिलाफ हुए और इस एक्ट के खिलाफ हुए और 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में इन्होंने क्या किया, हड़ताल कर दिया। तो 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता, जो कि पंजाब के नेता थे, इसी रौलट एक्ट के विरोध में ही पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को हड़ताल के दौरान ही हिमाचल प्रदेश में गिरफ्तार कर लिया गया। अब यही देखिए भूमिका बन रही है किसकी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की, क्योंकि ये 10 अप्रैल है और इसी के 3 दिन बाद अर्थात 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार होता है। तो उसका कारण क्या था, उसका कारण यही था कि पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जी को क्या है, इन्होंने हिमाचल प्रदेश में गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों ने। किसके तहत, रौलट एक्ट के तहत। इसी रौलट एक्ट के तहत जिसे बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। हमने अभी आपको बताया कि ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ। कहाँ हुआ, अमृतसर में। तो क्या था इसका कारण, रौलट एक्ट के विरोध में हड़ताल के दौरान सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में सरकार की नीतियों, देखिए सरकार की नीतियों के विरोध में सभा का आयोजन हुआ। कहाँ पे, अमृतसर के जलियांवाला बाग में। अमृतसर के जलियांवाला बाग में क्या हुआ, एक आयोजन हुआ। किसके लिए, सरकार की जो ये नीति थी रौलट एक्ट, इसी के विरोध में एक जो है वहाँ आयोजन हुआ। सभा के आयोजन के दौरान कमांडर जनरल ओडायर ने गोलियां चलवा दी। यही जनरल ओडायर है जिसने आदेश दिया कि गोली चला दो, और जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। वैसे मरे बहुत थे, कईयों हजारों की मृत्यु हुई थी। बताने को तो बताया जाता है कि संख्या बहुत थी, कि उस समय उसको नरसंहार नाम दे दिया गया।
और जलियांवाला बाग हत्याकांड में ये एक, क्या बताएं, इनका नाम भी लेने में जो है शर्म आती है। हंसराज नामक भारतीय थे जो जनरल डायर के सहयोग किया था इसने। इसको तो क्या किया जाए। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड में कौन था, पूछा जाता है कि अंग्रेजों की सहायता करने वाले जो है भारतीय कौन थे जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेजों का साथ दिया था, वो है हंसराज। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कुछ नेता थे, चर्चित नेता हैं, जिनको कुछ उपाधि मिली थी और वो अपनी उपाधि को वापस कर दिए। जैसे गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि मिली थी, बताया था पिछली वीडियो में कि अंग्रेजों ने दिया था, तो ये उपाधि गांधी जी ने वापस कर दी। रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी, नाइटहुड, और इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। और जमनालाल बजाज, इनको राय बहादुर की उपाधि मिली थी और इन्होंने भी अपनी उपाधि वापस कर दी। ये पूछे जाते हैं कि केसर हिंद की उपाधि गांधी जी ने कब वापस की, या नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कब वापस की, या जमनालाल बजाज जी ने राय बहादुर की उपाधि कब वापस की। तो ये सब क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ते असंतोष के कारण घटना की जांच के लिए, अर्थात जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो भारत की जनता जो है बौखला गई, और उस असंतोष को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने एक, क्या है, जनरल हंटर की अध्यक्षता में एक हंटर कमीशन बनाया। तो ये बहुत पूछा जाता है कि हंटर कमीशन क्या है। तो हंटर कमीशन था, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए आया था। ये फोकट का था, ये कोई जांच वांच नहीं कर पाया, बस ऐसे एक सांत्वना देने के लिए आया था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हंटर कमीशन किससे संबंधित है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से। और एक है, आप लोगों के सामने बताता हूँ, एक है हंटर आयोग। क्या है, हंटर आयोग है, अभी बताता हूँ। एक हंटर आयोग है, हंटर आयोग कमेटी। क्या है, हंटर आयोग। यह जो है शिक्षा से संबंधित है। किससे, शिक्षा से। हंटर आयोग किससे संबंधित है, शिक्षा से। और हंटर कमेटी किससे संबंधित है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से। देखिए, एक बहुत ही रोचक कहानी है इसमें, एक रोचक फैक्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की 21 वर्ष बाद, अर्थात 1919 में हम 21 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1940। 1940 में सरदार उधम सिंह ने लंदन में जाकर सभा को संबोधित कर रहे डायर को गोली मार दी। ये वही डायर है जिसने क्या किया था, गोली चलाने के लिए, क्या यही है ना जनरल ओ डायर, जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था। तो ऐसे ऐसे हमारे भारत में वीर पैदा हुए हैं। ऐसे वीरों को, जवानी को सलाम है कि 21 साल तक ये अपने मन में, अपने दिल में इस आग को लेके घूम रहे थे और फाइनली उस चीज़ को अंजाम दे ही दिया। चलिए, आजकल के तो नौजवान हैं कि रील बनाने में बिजी हैं, इनकी कहानी भी इनको पता नहीं है कि हमारे देश में ऐसे वीर जवान थे कि जो 21 साल तक किसी आग को अपने सीने में लेके घूम रहे थे। चलिए, उसके बाद अभी इसके पहले था ना कि गांधी जी जो है बोले कि हम सरकार के सहयोग नहीं करेंगे, अंग्रेज सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ में सहयोग नहीं करेंगे। तो उसी के उपलक्ष्य में एक असहयोग आंदोलन आया। असहयोग का मतलब, जब किसी के सामने आ लग जाए तो उसका अर्थ होता है विलोम, मतलब असहयोग, मतलब हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। तो यही था असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई, और ये वो दिन है जब बाल गंगाधर तिलक जी की इसी दिन जो है मृत्यु हुई थी, 1 अगस्त 1920 को। चलिए, इसका उद्देश्य क्या है असहयोग आंदोलन का, स्वराज्य को प्राप्त करना। स्वराज्य मतलब अपने आप को स्वतंत्र करना, जलियांवाला बाग हत्याकांड को न्याय दिलाना, जो पीछे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके लिए जो है भारत की जनता को न्याय दिलाना,
उसके पहले खिलाफत आंदोलन हुआ था, उसके लिए भी न्याय दिलाना। सॉरी, ये नया लिखा है, आप लोग न्याय कर लीजिएगा। फिर तीसरा है ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करना। तो वही है, मतलब ब्रिटिश सरकार का हम सहयोग नहीं करेंगे, अर्थात हम असहयोग आंदोलन करेंगे। और असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पास हुआ, कब पास हुआ? कांग्रेस के विशेष अधिवेशन, ये रहा कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920 में। तो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में। स्थान क्या था? कोलकाता। और अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय जी। इस दौरान जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया था। आंदोलन के दौरान कुछ घटनाएं हैं, आंदोलन के दौरान जो है कुछ घटनाएं हुई, देखते हैं ये घटनाएं क्या है। एक सेकंड, क्या घटनाएं हैं देखते हैं। आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया जमा हुआ। ये जब आंदोलन चल रहा था तो उस समय एक तिलक स्वराज नामक फंड जो है स्थापना की गई। और क्यों किया गया? क्योंकि अभी रिसेंटली जो है बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हुई थी, तो उसके उपलक्ष्य में एक उन्हीं के नाम से फंड बनाया गया, जिसमें 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा रुपया जमा हुआ। और छात्रों द्वारा शिक्षण संस्थान का बहिष्कार, अर्थात जो भारतीय छात्र थे वो अंग्रेजी शिक्षण संस्थानों को जो है बहिष्कार करने लगे। वकीलों द्वारा न्यायालय का बहिष्कार, जो भारतीय वकील थे वो न्यायालय में नहीं जाएंगे, मतलब अनशन पे बैठ गए, बहिष्कार कर दिए। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तु जितनी भी थी उसका बहिष्कार कर दिए सब लोग, और उसको क्या है, जला दिए। और संपूर्ण भारत में क्या है, हड़ताल कर दिए। भारतवासियों ने क्या किया, संपूर्ण भारत में हड़ताल कर दिया। यही था असहयोग आंदोलन। मतलब हम किसी भी तरीके से आपका सहयोग नहीं कर सकते हैं, ना तो हम आपके शिक्षण संस्थान में शिक्षा ले सकते हैं, ना ही आपके न्यायालय में कोई न्याय कर सकते हैं, ना ही आपकी वस्तुओं को हम यूज करेंगे। और पूरे भारत में इन्होंने क्या किया, हड़ताल कर दिया। उसके बाद कुछ गरम दल वाले नेता भी थे, जैसे कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड की वजह से महात्मा गांधी जी ने क्या किया, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा इनको। तो ये पूछा जाता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? तो चौरी चौरा कांड के बाद। क्या है? चौरी चौरा कांड के बाद। और डेट क्या है? 12 फरवरी 1922। और चौरी चौरा कांड का डेट क्या है? 5 फरवरी 1922। तो यही है, कितने दिन बाद ले लिए? अब आप लोग देख ही सकते हैं, 7 दिन बाद जो है वापस लेना पड़ा। अगला पॉइंट क्या है कि आंदोलन समाप्त होते ही 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। ये लो, एक नया मोड़ आ रहा है अब। और 6 वर्षों की कैद की सज़ा हुई, 6 वर्षों की कैद की सज़ा सुनाई गई। लेकिन महात्मा गांधी जी भी बहुत ही चालाक थे। वो जब जेल में गए तो उन्होंने क्या किया, खाना पीना छोड़ दिया और जेल के अंदर ही अनशन पे बैठ गए। और जब कोई आदमी खाएगा पिएगा नहीं तो जाहिर सी बात है कि उसका स्वास्थ्य खराब होगा। और जब स्वास्थ्य खराब होने को आया तो अंग्रेज डर गए, बोले ये बुढ़वा यही में ख़त्म हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ दो, नहीं तो पब्लिक पगला ही जाएगी। और क्या किए, जब गांधी जी का स्वास्थ्य खराब हुआ तो उन्होंने क्या किया, फरवरी 1924 अर्थात 2 ही साल में रिहा कर दिया। 6 साल के बदला 2 ही साल में रिहा कर दिए। और गांधी जी अब बाहर आए, अब उनका तांडव देखिए बाहर क्या क्या करते हैं। चलिए, अब ये बाहर आए हैं, इसके अगला वीडियो जो है आप लोगों को बताएंगे। एक और पॉइंट है, देख लेते हैं दोस्तों। ये है कांग्रेस के कुछ प्रमुख अधिवेशन। जैसे 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, आप लोगों को इसको जो है ध्यान रखना। इसमें से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कांग्रेस की स्थापना 1885, बंगाल विभाजन 1905, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां, और 1907 में कांग्रेस का विभाजन। ये सब तो हम पीछे पढ़ा ही चुके हैं। अब आप लोग पढ़ चुके हो कहाँ तक, 1920 तक, यहाँ तक आप लोग पढ़ चुके हो।
इसके आगे की जो है वो कहानी फिर अगली वीडियो में आप लोगों को सामने आएगी। 1907 में कांग्रेस विभाजन, 1908 में खुदीराम बोस की मृत्यु, जो कि सबसे कम उम्र में हुई थी, उनको फांसी हो गई। 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम, जो कि क्या था, फूट डालो राज करो। 1913 में लाला हरदयाल जी ने गदर आंदोलन या गदर पार्टी की स्थापना की सैन फ्रांसिस्को में। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आ गए। 1916 में लखनऊ का अधिवेशन हुआ, जहाँ पे जो है गांधी जी को राजकुमार शुक्ल जी मिले थे। और 1916 में ही होम रूल लीग आंदोलन हुआ, ये भी पढ़ चुके हो आप लोग। 1917 में चंपारण सत्याग्रह भी पढ़ाया। 18 में अहमदाबाद मिल मजदूर, 18 में खेड़ा, 19 में रौलेट एक्ट, और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1919 में खिलाफत आंदोलन भी हुआ, और फाइनली 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चला, और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। अब चलिए इसके आगे का भी जो है अब अगले दिन पढ़ाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो पड़ी हैं, आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, नमस्कार।